बीजेपी करेगी वो आपको दिखाई देगा। जी, बहुत अच्छी बात कही कि अब कम्युनलिज्म का निचला स्तर भी देखने को मिलेगा, खासतौर से कर्नाटक में उनके चुनाव के अंदर, और खासतौर से यत्नाल हैं, कतील हैं, रवि हैं और कुछ और लोग हैं जो बेसिकली वहां पर कम्युनल एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। इस बीच हमारे साथ दो वरिष्ठ विश्लेषक जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से और गुजरात से, प्रज्वला जी और सुनील जोशी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। प्रज्वला जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं आपके जी। पास आता हूँ, मैं सुनील जी के पास आऊंगा। महाराष्ट्र में जो प्रकरण हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से ट्राई किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट उनके खिलाफ जाए और अपने आप को, सरकार को सुरक्षित रखने के लिए एनसीपी के अंदर फूट डालने की कोशिश की है। हालांकि बाद में अजीत पवार ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं एनसीपी में हूं, पूरी जिंदगी यही रहूंगा। लेकिन एनसीपी संशय के घेरे में है और साथ में शरद पवार और अजीत पवार दोनों की भूमिकाएं संशय में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अजीत पवार को या शरद पवार को सब कुछ नहीं पता है, बैकडोर से क्या हो रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? आप इस पूरी सिचुएशन को, जो महाराष्ट्र में प्रकरण हुआ है, उसको किस रूप में देखते हैं? जी, पहले भी, इससे पहले भी जब मैं आई थी आपके चैनल पे, तब मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था महाराष्ट्र का, कि जिसमें पवार साहब ने बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बहुत लेके गए थे, कैपिटलाइजेशन की तरफ बहुत महाराष्ट्र को लेके गए, खेती में या उनका जो कोऑपरेटिव का जाल है उसमें, वहां पे बहुत पैसा है, राष्ट्रवादी वहीं तक के सीमित है। इतनी एक ये खासियत थी पवार साहब की, है या नहीं ये खासियत, कि बाकी जो मास बेस पार्टीज थी उन सबके नेताओं के साथ उनको अच्छे से बना के रखते थे। कोई भी उभरता हुआ नेता होगा तो उसको शायद से वो कुछ ना कुछ मदद करते थे, क्योंकि हर नेता, यानी पहले तो चुनाव लड़ने से पहले वो बहुत जो एस्टैब्लिश प्रस्थापित जो पॉलिटिशियंस है उनके खिलाफ बोलता था, लेकिन जब वो चुनाव जीत के आए या चुनाव के दौरान फिर वो हमें बताता था कि नहीं, पवार साहब के उनके साथ अपने को अच्छा रखना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे हमेशा फील होता रहा है कि जो उभरते हुए दूसरे यानी जो प्रस्थापित पार्टियां हैं उनसे भी उनसे बाहर भी जो होते हैं पॉलिटिशियंस, उभरते हुए पॉलिटिशियंस, उनपे कहीं ना कहीं अपना हाथ पवार साहब रखते हैं। अब उनके पास पैसा तो बहुत है ही, अब किसी भी उभरते हुए पॉलिटिक्स की जरूरत होती है चुनाव लड़ने के लिए वगैरह। तो ये एक बात रही है। दूसरी, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो पेशवाई विरुद्ध एंटी ब्राह्मणिकल स्ट्रीम है, नरेटिव है, वो जो बहुत पुराना है, पेशवाओं के जमाने से चल रहा है, वो झगड़ा आज भी है, वो यहाँ के क्या कहूँ मैं, जेनेटिक मेमोरी में है यहाँ के लोगों के। तो पवार साहब उसके साथ बड़े अच्छे से तालमेल बना के थे, लेकिन अभी ये हुआ है कि इस तरह से जो भांडवलदार जिसको हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इस तरह से अपने आप को, मतलब इस तरह से असर्ट कर रहा है और वो इस तरह से दबाव ला रहा है सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर कि वो राइट विंग पॉलिटिक्स करे, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करे, वो यही पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करे। तो इसमें कहीं ना कहीं शायद से पवार साहब भी न चाहते हुए उसमें उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक भी रहे हैं। शायद से उनको ये लग रहा था कि अभी जो जजमेंट आने वाला है, चंद्रचूड़ साहब जो देंगे यहाँ के स्थिति के शिंदे गवर्नमेंट के बारे में, तो उनको ये लग रहा है कि एक आध बार जो झिरवल साहब थे हमारे स्पीकर, उनको शायद लेजिटिमेसी मिले, तो फिर उनके सारे निर्णयों को शायद से ये लेजिटिमेसी मिले, तो शायद से ये सरकार गिर जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति
शासन आ जाए, इस तरह से एक अंदाजा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, पता नहीं। तो लेकिन प्रज्वला जी, ऐसे अजीत पवार के परिस्थिति, मन में, देखिए प्रज्वला जी, अजीत पवार के माइंड में क्या क्या, क्या चल रहा है? वो बीजेपी के प्रति बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं, पहले भी सरकार बनाई थी, अभी भी सॉफ्टनेस है उनकी, यानी कि कुछ तो उनके माइंड में है। ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी मुझे लगता है बीजेपी वाले उनको बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तो उनके यहाँ जो रेड्स वेड्स पड़ी है उसमें कुछ ना कुछ मिला होगा इनको, तो उसके भरोसे ही उनको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे इतने दिन, पहले पहले भी 5 साल रहे थे, और अभी भी लोग यही कहते हैं कि अभी शिंदे सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री तो फडणवीस ही है। तो ये इनके बारे में वही पेशवा वाली फीलिंग है लोगों के मन में। वो ये समझते हैं कि ये तो हमारे मतलब किसानों के, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, खेती कर रहे हैं या खेती पर निर्भर जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए मारक है। और ये बहुत मतलब ये हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, यानी अनपॉपुलर है। फडणवीस जो हैं वो अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता में। उनका अभी मोदी और शाह के साथ उनका क्या रिश्ता है वो ही जाने। तो इसलिए बीजेपी को ये लगता होगा और मोदी शाह को भी ये लगता होगा कि एक कोई मराठा चेहरा ऐसा मिले, क्योंकि ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स में करने में तो बहुत ही माहिर है। उन्होंने शिंदे को भी इसीलिए लिया था, अपने साथ लिया हुआ था कि उनको कोई मराठा चेहरा मिले। लेकिन वो कुछ उसका कोई फल नहीं मिला उनको। सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शिंदे का उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी तो बीजेपी के एक नेता ने ये बोल ही दिया था कि शिंदे को अभी जो चुनाव होंगे उसमें शिंदे को 40 या 45 सीट्स मिलेंगी, बाकी की सारी बीजेपी लड़ेगी। तो शिंदे का जो सारा उन्होंने किया वो उसका उनको भविष्य में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उनको एक मराठा चेहरा अगर अजित पवार जैसा मिलता है कि जिनकी प्रशासन पे भी अच्छी पकड़ थी, और वो एक जो मैंने कहा कि एंटी ब्राह्मणिकल जो एक स्ट्रीम है महाराष्ट्र में, उसको चलाने वाला भी है, वो भी एक मिल जाए अगर उनको, तो फिर शायद से उनकी आगे 2024 में यह हो सकता है राष्ट्रपति शासन अगर अभी आ जाए तो अभी राजस्थान के साथ ही शायद से चुनाव करने पड़े महाराष्ट्र में, तो उस समय उनके काम आ सकते हैं। और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे होंगे, लेकिन वो सफल होता हुआ भी नहीं दिख रहा। कल जो भी हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता दिया कि मैं तो जाने वाला नहीं हूँ बीजेपी के साथ, और राष्ट्रवादी कांग्रेस में छोड़ने ही नहीं वाला हूँ। तो वो शायद से उनका बीजेपी का वो दांव असफल होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। मैं आता हूँ सुनील जोशी जी आपके पास, और इस बीच अजय शुक्ला